अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिप्स एंड टेक्निक टू गेट हाई स्कोर इन एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन के दौरान बहुत से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उस बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट का स्कोर जो है वो बहुत अच्छा आता है और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अच्छा स्कोर अचीव नहीं कर पाते। तो वो स्टूडेंट जो कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो अच्छा सा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर आपने जो है वो देखना है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टिप्स एंड टेक्निक टू गेट हाई स्कोर इन एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में किस तरह हाई स्कोर अचीव किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट टिप्स देंगे जिसके ज़रिए जो है आपकी मेहनत जो है वो आपको अच्छा स्कोर दिलाने में मददगार साबित होगी। तो सबसे पहली जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है असेस द लेवल ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट फर्स्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के लेवल को आपने जो है वो असेस करना है सबसे पहले। अब आप जहन में ला रहे होंगे सवालात के सर ये एप्टीट्यूड टेस्ट के लेवल को कैसे असेस किया जा सकता है। तो मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ। आपने ये असेस करना है जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट देने जा रहे हैं, इज़ इट वेरी इजी। बाज़ औक़ात ये होता है कि पेपर बहुत इजी आ जाता है, हर मर्तबा पेपर एक जैसा नहीं होता। कभी कभार ये होता है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ जाता है और पेपर जब इजी आता है तो हर कोई स्टूडेंट जो होता है वो खुशी के मारे सवालात गलत कर रहा होता है। ये मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी आपको अजीबोगरीब बात लगेगी, वरना आप हमेशा सुनते होंगे कि पेपर जब मुश्किल आता है तो बच्चा परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और गलत सलत आंसर लगाता है। लेकिन आपने पेपर को बहुत इजी देखते हुए बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। हर बच्चा जो है वो बिल्कुल ही रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। हर बच्चा जो है वो मतलब ये समझता है कि बस आज तो बस मज़े हो गए। भाई आपने कंपटीशन में शामिल हैं, आपने ये नहीं करना कि आप 100 में से 70 सवाल सही करने हैं तो एडमिशन पक्का नहीं। आपका कंपटीशन दूसरों से। अगर पेपर इजी है तो सबके लिए ज़्यादा खुशी इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो खुशी के मारे भी बहुत सारे सवाल जो है वो सही हो रहे होते हैं और ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, जब पता चला आंसर गलत कर दिया। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है। पेपर बाज़ औकात बहुत ज़्यादा ईजी भी हो सकता है, तो ईजी पेपर में आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। या पेपर समटाइम्स जो है वो एक नॉर्मल सा पेपर होता है, ओके, तो आपने सवालात को जो है वो थोड़ा सा असेस करते हुए अंदाज़ा लगा लिया कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, नॉर्मल है, ओके। या पेपर बाज़ औक़ात डिफ़िकल्ट होता। पेपर जब डिफ़िकल्ट होता है ना तो बच्चा हो जाता है कन्फ्यूज़। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको दूं, क्रिकेट टीम के अंदर आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात यही हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम होती है, बाज़ औक़ात बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, वही प्लेयर्स होते हैं और बड़े से बड़ी टीम को जो है वो शिकस्त दे देते हैं। और बाज़ औक़ात यही प्लेयर्स होते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी होती है कि हम बड़े मायूस हो जाते हैं कि यार इन्होंने क्या कर दिया, आज हमारा दिल तोड़ दिया, यार अच्छा नहीं खेला। तो सेम यहाँ एंट्री टेस्ट की मिसाल भी कुछ इस तरीके से है। कभी कभार पेपर बहुत इजी होता है, खुशी के मारे गलत, कभी कभार नॉर्मल होता है, ओके, नॉर्मल पेपर की आपको आदत होती है। कभी कभार पेपर मुश्किल होता है तो स्टूडेंट घबराहट का शिकार हो जाते हैं और उन घबराहट में जो है वो जो आसान सवाल हैं जो वो आसानी से कर सकते थे वो भी फिर गलत सलत करना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अपने जज्बात पर क्या करना है, कंट्रोल रखना है और मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये पेपर आसान भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और पेपर मुश्किल भी हो सकता है। और बाज़ वक़्त पेपर बहुत ही मुश्किल हो सकता है, जिसकी मिसाल मैं आपको दूँ 2009 और 2013 ये एंट्री टेस्ट की तारीख के सबसे मुश्किल तरीन पेपर हैं। यहाँ तक कि बाकायदा एहतजाज भी हुए हैं उस ईयर में, क्योंकि उन्होंने ए लेवल्स के पूरे सवाल उठा कर दे दिए थे, जिस पर बाद में स्टूडेंट ने जो है वो एहतजाज किया कि ये किस तरह के सवाल है, लेकिन एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं होता।
जो करना है उसी दिन करना है, उसी दिन आपने क्या करनी है, परफॉर्मेंस देनी है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर को देखकर अपना मोराल आपने इस तरह बढ़ाना है कि ये मुश्किल पेपर है तो सबके लिए मुश्किल है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। बाज़ औक़ात जो होती है ना पिच, क्रिकेट की जो पिच होती है वो बहुत कहते हैं ना बैटिंग पिच है। अब बैटिंग पिच पे क्या होता है, T20 मैच आजकल चल रहे हैं, तो T20 मैच में क्या होता है कि बैटिंग पिच है तो भाई सामने वाली पहली बैटिंग करने वाली टीम को 200 रन बनाने पड़ेंगे, और 200 रन के बावजूद भी क्या होता है, दूसरी बैटिंग वाली टीम जो होती है वो बाज़ औक़ात 200 रन का टारगेट भी अचीव कर जाती है। और बाज़ वक़्त पता होता है कि ये पिच यहाँ की जो है वो बैटिंग पिच नहीं है, ये पिच जो है वो बॉलिंग पिच है, यहाँ रन बनाने जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो उसमें जो है वो कमेंटेटर भी कहता है कि इस पिच पे अगर 140 145 भी अगर पहली बैटिंग वाली टीम ने अगर बना लिया है तो वो मैच क्या कर सकती है, विन कर सकती है। और बाज़ वक़्त ऐसा ही होता है भाई, बाज़ औक़ात 130 का टारगेट भी जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे होते T20 में, तो वो पिच पर भी क्या है, डिपेंड करता है। तो आपने इसकी मिसाल को सेम यही रखना है कि पेपर असेस करते वक्त आपने ये असेस कर लेना है कि ये बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है। मिसाल मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहे हैं ना, तो आपने असेस कर लिया कि भाई ये बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है, नॉर्मल है, वो आपने असेस कर लेना है और इसके मुताबिक आपने जो है वो MCQ सॉल्व की तरफ बढ़ना है। बेतुक्का अगर करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके से मैं आपको थोड़ा सा पास रिव्यू बताता हूँ कि ये मुश्किल पेपर आता है तो इस पर ओवरऑल रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पेपर अगर बहुत ज़्यादा इजी आ जाता है तो ओवरऑल रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा पास रिव्यू से थोड़ा समझाता हूँ। और पास रिव्यू में जो NTS टेस्ट कंडक्ट करता था उसकी बात करते हैं। तो NTS ने जो टेस्ट कंडक्ट शुरू किया था वो 2009 में किया था। 2009 से पहले NTS टेस्ट कंडक्ट नहीं किया करता था। तो 2009 में आपको यकीन दिलाना चलूँ कि 69% पर भी लास्ट एडमिशन सिंध मेडिकल कॉलेज में हुआ था। कराची की ओवरऑल बात करो, चलो KMDC भी शामिल कर दो, तो 69% स्कोर, यानी मैट्रिक का, इंटर का, ये सब ओवरऑल स्कोर मिलाकर जिसका ओवरऑल रिजल्ट 69% भी जिसकी बन रही थी ना, उसका भी एडमिशन हुआ। क्यों? 2009 का पेपर बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो क्या था, मुश्किल था। 2010 में पेपर जो है वो मॉडरेट हुआ, ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था ना बहुत ज़्यादा आसान था। तो इसमें क्या था, लास्ट एडमिशन जो हुआ वो 72% पे हुआ, 3% क्या हो गई, बढ़ गई। ओवरऑल जिसकी 72% थी उसका एडमिशन हुआ है, 71% वालों का भी नहीं हुआ। और उस वक्त हमारी एक स्टूडेंट थी 16 पोजीशन इन कराची विद 88.2, उसने कराची में 16वीं पोजीशन हासिल की थी और वो 16वीं पोजीशन पर उसका स्कोर था 88.2 स्कोर था। और जबकि उस साल 72% वालों का भी एडमिशन हो गया। 2011 में पेपर आसान आ गया, और पेपर जब आसान आया तो उस वक्त एडमिशन कितने पे क्लोज हुआ, 78% पर जाकर जो है वो एडमिशन जो है वो क्लोज हुआ। और 77 वालों को भी देखिए ये MBBS की बात कर रहा हूँ, सही है, BDS वाले परेशान ना हो, इससे कम परसेंटेज पे BDS वालों का हुआ है, हम MBBS की बात कर रहे हैं। तो 78% पर MBBS का एडमिशन हुआ। 25th पोजीशन उस साल जो है वो एक स्टूडेंट ने हासिल की थी और 89.6% जो है वो उनका स्कोर था। 2012 में पेपर बहुत ईजी आया, 2012 में पेपर बहुत इजी आया, तो उस वक्त एडमिशन जो है वो क्या हुआ, 79% पर जाकर जो है वो एडमिशन जो है वो क्लोज हुआ। 2013 2009 के मुकाबले में भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर था, और बल्कि मैं कहूँ तो ये एंट्री टेस्ट की तारीख का अब तक का सबसे मुश्किल पेपर है। अगर आपके पास पेपर हों तो आप उस पेपर को रिव्यू कीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2013 के सवालात जो है वो सबसे ज़्यादा आपको जो है वो डिफ़िकल्ट नज़र आएंगे। तो 2013 में 68% पर भी जो है वो MBBS में एडमिशन हुआ है बच्चों का, और उस साल 13 पोजीशन इन कराची हमारे एक स्टूडेंट का था और 84.3% उन्होंने जो है वो स्कोर किया था, और 68% पर भी एडमिशन हुआ है। 2014 पेपर जो है वो मॉडरेट था, 73% पर जो है वो एडमिशन हुआ था, और उस साल फर्स्ट पोजीशन इन कराची जो है हमारे स्टूडेंट की थी और उनकी परसेंटेज थी 91.5। एग्रीगेट कितना स्कोर था, 91.5 स्कोर था, और उस पर उन्होंने कराची में जो है वो टॉप किया। अब जो है वो ये पूरी जो है वो कुछ प्रीवियस एग्जांपल सिर्फ मैंने आपके सामने रखी। 2022 में लास्ट एडमिशन जो है वो कितनी परसेंटेज पर होता है, ये इस साल यानी एंट्री टेस्ट से पहले कोई नहीं बता सकता।
एंट्री टेस्ट किस तरह का, बाज़ वक़्त जो होता है ना, पेपर हो जाता है, क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं, फिर बच्चे पूछते हैं सर बताएं क्लोजिंग परसेंटेज क्या होगी, तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एंट्री टेस्ट से पहले ये बताना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है कि इस साल क्लोजिंग परसेंटेज क्या होगी। एंट्री टेस्ट से पहले ये बताना काफ़ी मुश्किल होता है। अब बात आती है कि एंट्री टेस्ट का जो पेपर है वो कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं हमेशा सजेशन देता हूँ प्लानिंग, प्लानिंग एंड प्लानिंग। आपने पेपर ऐसे नहीं करना कि 200 सवाल आपके सामने हैं, सवाल रखा और आपने जो है वो आंसर जो है वो बेतुके तरीके से जो है वो आपने मार्क करना शुरू किया। नहीं, एंट्री टेस्ट का जो पेपर होगा इसमें आपकी प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बगैर प्लानिंग के साथ पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए क्रिकेट मैच में भी यही होता है ना, ओपनिंग बैट्समैन कौन सा होगा, मिडल ऑर्डर कौन सा होगा, ऐसा तो नहीं है ना कोई भी बैट्समैन जो है वो ओपनिंग पे भेज दो, कोई भी बैट्समैन ओपनिंग में भेज दो, वो छक्के चौके मारेगा और मैच जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बाकायदा एक पूरी प्लानिंग होती है। कौन सा बॉलर जो है वो स्टार्टिंग में नई गेंद के साथ बॉल अच्छी करवा सकता है, कौन सा जो है वो बैट्समैन जो है वो नई गेंद के साथ जो है वो बैटिंग अच्छी कर सकता है, कौन सा मिडल ऑर्डर बैट्समैन अच्छा है और कौन सा जो है वो बिल्कुल प्रेशर में जो है वो मैच को जो है वो विन करवाने की सलाह रखता है। तो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब आप सोचेंगे कि सर प्लानिंग किस तरह करें, पेपर हम किस तरह सॉल्व करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए। प्लानिंग में आपको पहले अपने एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। एग्ज़ाम का पैटर्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि इंग्लिश के आपके सामने इस साल जो है वो 18 क्वेश्चंस हैं, फिज़िक्स के आपके सामने जो है वो 54, केमिस्ट्री के 54, बायोलॉजी के 68 और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के 6 मार्क्स हैं आपके पास। यानी टोटल एमसीक्यू की तादाद इस साल आपके पास जो है वो 200 है। अब ये 200 का जो पेपर है ये 5 हिस्सों में जाकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। तो ये 5 हिस्सों में जाकर आपका ये पेपर जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आपको ये प्लानिंग पता होनी चाहिए। अब देखिए ये जो सीक्वेंस रखी है ना, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश के सवाल सबसे पहले हो, तो बाकायदा पोर्शन ज़रूर बना होगा भाई। एक फिज़िक्स का पोर्शन होगा, एक केमिस्ट्री का पोर्शन सेक्शन बना हुआ है, बायोलॉजी का सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग का। तो ये 5 सेक्शन में आपका पेपर जो है डिवाइडेड होना चाहिए। तो आपको प्लानिंग करते वक्त ये पैटर्न मालूम होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरीके से आपने क्या करना है, चूज़ द सब्जेक्ट फर्स्ट इन विच यू आर मोर इफ़िशेंट। आपने वो सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले चूज़ करना है जिसमें आप सबसे ज़्यादा इफ़िशेंट हो। क्यों, इसकी वजह क्या है? बच्चे पूछते हैं ना सर इफ़िशेंट वाले सवाल तो हम एंड में भी कर लेंगे, मुश्किल वाले पहले करने चाहिए। ये बच्चों का कॉमन सवाल है कि सर हमें कौन सा पोर्शन जो है वो सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। ये बड़ा एक बच्चों का कॉमन सवाल होता है। तो मेरी सजेशन, देखें हर टीचर आपको एक अलग अलग एडवाइस देगा, लेकिन मेरी सजेशन है चूज़ द सब्जेक्ट फर्स्ट इन विच यू आर मोर इफ़िशेंट। आप वो सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले चूज़ करेंगे जिसमें आपने इफ़िशेंट हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, आपका मोरल हाई हो जाएगा। जैसे भाई एक बैट्समैन है, वो बैटिंग करने आता है। अब T20 मैच की मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ क्योंकि मैं प्रेशर की एग्जांपल आपको मैं इसी से बेहतर तरीके से समझा सकूँगा, इसीलिए मैं ये एग्जांपल रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन जो है वो बैटिंग करने आ रहा है और उसको पता चलता है कि 5 रन पे 4 विकेट उड़ चुकी हैं। भाई उसकी टीम की 5 रन पर 4 विकेट्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं, 4 प्लेयर आउट हो चुके हैं और वो जो है वो 5वां या 6ठा प्लेयर बनकर जो वो बैटिंग बजा रहा है। मुझे बताओ क्या वो प्रेशर में होगा? जवाब है यस, वो प्रेशर में होगा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा, चांस होगा कि वो भी आउट हो जाए। लेकिन एक बैट्समैन है वो बैटिंग पर जा रहा है, T20 मैच की एग्जांपल ही सामने रखते हैं, और वो अब जा रहा है 110 रन पर, एक ही आउट हुआ है और अब वो 3rd प्लेयर बन के जा रहा है। भाई 2 तो क्रीज पे है ना, अब 1 विकेट आउट हुई है और तकरीबन 8 या 9 ओवर के अंदर उसकी टीम ने 110 रन बना लिए हैं और सिर्फ पहली ही विकेट गिरी है और अब वो तीसरा बैट्समैन बनकर जो है वो क्या हो रहा है, उस पिच पर आ रहा है। तो उसका मोरल हाई होगा ना, मोरल हाई होगा तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, वो अच्छे शॉट खेलेगा और हो सकता है कि वो अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रन पे पहुंचा दे। तो कहानी यहाँ जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर प्रेशर की है।
प्रेशर की यहाँ बात आ रही है, तो आपने अपने प्रेशर को रिड्यूस कैसे करना है? चूज द सब्जेक्ट फर्स्ट इन विच यू आर मोर एफिशिएंट। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है और आपको लगता है कि आप जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हैं, आपने जो है वो सब्जेक्ट पहले चूज़ करना है। उसके अगर आपने सवालात जो है, जैसे बायोलॉजी के 68 क्वेश्चन है, आपने बायोलॉजी का पोर्शन पहले लिया और आपको मालूम है कि बायोलॉजी में आप एफिशिएंट है, 68 में से आपने 62 63 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा? बूस्टअप हो जाएगा, मोरल बढ़ेगा। अब आप केमिस्ट्री या फिजिक्स के पोर्शन पे जाएंगे तो आप मेंटली तौर पर क्या है? रिलैक्स हैं कि यार 68 में से मुझे 62 क्वेश्चन तो कन्फर्म आ रहे थे। ओके, आपका मोरल क्या हो जाएगा? हाई होगा। और मोरल जब आपका हाई होगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी होगी। तो ये सबसे पहली टिप थी, चूज़ द सब्जेक्ट फर्स्ट इन विच यू आर मोर एफिशिएंट। वो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी इफिशिएंसी क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। लीव द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर द एंड टू सॉल्व। जो सवाल बहुत मुश्किल हो ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आपके पास एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होगा और उसमें आपने जो है वो 200 सवालात जो है वो आपने करने हैं। बाज़ वक़्त मुश्किल सवालात आप पहले लेते हैं ना, तो आपका टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, इतना ज़्यादा आपका सवाल टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है कि एंड में आसान सवाल करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं बचता। तो आपने जो है वो क्या करना है कि जो सवाल आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहे हों, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, आपको पता है इसका मैं डेटा बनाऊंगा, पेंसिल से सॉल्व करूंगा या पेन से सॉल्व करूंगा, तो क्या होगा? आपका जो है वो बहुत टाइम लग सकता है और फिर आपका क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा ना। बाज़ वक़्त क्या होता है, स्टार्टिंग में बैट्समैन जो है वो सुस्त बैट्समैन आ जाता है, बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया करता है, फिर आखिर में क्या हो जाता है? एक आसान मैच भी जो है वो फंसने के चांसेस हो जाते हैं ना भाई। स्टार्टिंग में जो है वो T20 में ओपनिंग बैट्समैन अगर सुस्त बिठा दो, जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, हालांकि विकेट नहीं गिरा रहे लेकिन स्लो रन बना रहे, तो लेकिन एंड वालों पे क्या आ जाता है? प्रेशर आ जाता है अपना टारगेट अचीव करने के लिए। तो इसीलिए मेरी सजेशन है कि लीव द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस फॉर द एंड टू सॉल्व। आपने जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को क्या करना है? एंड के लिए रख देना है और उसको आखिर में आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। मेन बात एक चीज़, ब्रिंग पेंसिल एंड इरेजर फॉर योर सेल्फ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ओनली गिव यू द बॉल पेन। आपने अपनी पेंसिल, आपने अपना शार्पनर और आपने अपना इरेज़र जो है वो साथ रखना है, क्योंकि अब यहाँ बात आ रही है मैनुअल की। किसकी बात आ रही है? मैनुअल पेपर की बात आ रही है। तो इसमें आपने क्या करना है? आपको बाकायदा जो है वो OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट कैसे सॉल्व करनी है वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो की शक्ल में आपको बता दूंगा। तो OMR शीट जो होगी, इसमें आपने जो है वो पेन से मार्किंग अगर कर देते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक MCQ नंबर 1 था, इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट था, आपने OMR शीट पर बी बॉल पेन से क्या कर दिया? आपने मार्क कर दिया। अब एंड में आपको लगा यार इसका आंसर बी नहीं था, इसका यार सी था। अब तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, अब तो आपको उसी वक्त पता चल गया कि आपका वो सवाल क्या हो गया। अब तो आपको उसी वक्त पता चल गया कि आपका वो सवाल क्या हो चुका है? वो गलत हो चुका है। तो इसीलिए क्या होगा? आपने जो है वो पेंसिल अगर रखेंगे, जो सवाल आपको डाउटफुल होना है बाद में मैं इसको कंफर्म आ गया, तो पेंसिल से वहाँ टिक कर लो कि आपको क्या आंसर लग रहा है। तो पेंसिल बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ आप जाते हो पेपर देने, तो इंतज़ामिया जो एग्ज़ामिनेशन की होती है वो सिर्फ आपको बाज़ औक़ात बॉल पेन दे देती है, और बॉल पेन और पेंसिल ना होने की वजह से आप इतना प्रेशर में आ सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस भी क्या हो सकती है? असरअंदाज हो सकती है। कंट्रोल योर नर्व्स, डू नॉट कन्फ्यूज़ इन एनी कंडीशन। अब देखें, ये नहीं है लास्ट ईयर की तरह के PMC में जो वो अलग अलग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हो। अब जो है वो क्या होगा? एक साथ हज़ारों बच्चे जो हैं वो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में इंटर होते हुए नज़र आएंगे। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में एक साथ हज़ारों बच्चे जब आपको इंटर होते हुए नज़र आएंगे तो क्या होता है? इंसान प्रेशर में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज जब हो गए तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं होगी ना। तो आपकी परफॉर्मेंस वहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपने जो है वो कंट्रोल योर नर्व्स, डू नॉट कंफ्यूज। अब आप बोलेंगे सर मैं अपनी नर्व्स को कैसे कंट्रोल करूं? हज़ारों बच्चों को देखकर तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं। मेरे तो मतलब क्या कहते हैं अपना आजकल जो मशहूर है कहावत है, मेरी तो कांपे टांगना शुरू हो जाती हैं। तो आपने अपनी कांपे टांगने से कैसे रोकना है? तो इसका हल ये है, अपना मोराल हाई रखने का जो तरीका है वो क्या है? टेक योर मोराल सो हाई दैट यू विल क्लियर द टेस्ट ईजीली।
You are better than other. Do not judge the people by their faces, their attitude, etc. आपने अपना मोरल हाई रखना है। दिल में ये बात जहन में रखो कि आप टेस्ट बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे, आपकी तैयारी दूसरों से बेहतर है। अगर ये सोचोगे ना, अगर आप ये सोचोगे दूसरों की तैयारी अच्छी है, आपकी अच्छी नहीं है, तो आप कंफ्यूज होगे, आप क्या होगे, प्रेशर में होगे। अपना मोरल इतना हाई रखना, आप ये जहन में बिठा लो कि आपकी तैयारी जो है ना, उसकी टक्कर की तैयारी किसी की नहीं है। बस सबको जो है वो क्या करो, आप देखो, डू नॉट जज द पीपल बाय देयर फेसेस। आपने लोगों के चेहरे से उनको जो है वो जज नहीं करना। और स्पेशली जो है हमारी तरह जो मासूम कुछ बच्चे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बर्गर बच्चे जो डिफेंस साइड के जो होते हैं ना, बड़े हाई फैशन वाले जो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जब उतरते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल क्या लगता है, यार ये तो महंगे महंगे जो है वो हाई इंस्टीट्यूट से पढ़कर आने वाले बच्चे हैं, और ये तो इनकी तो तैयारी पता नहीं क्या होगी, इनको तो पता नहीं क्या टिप्स एंड टेक्निक मिल गई होगी जो हमें नहीं मिली होगी। ये एक साइकोलॉजी है। ये आज सिर्फ आपका नहीं, मतलब तमाम एक साइकोलॉजी है कि गरीब बंदा अमीर बंदे को देख के एक साइकोलॉजी में आ जाता है। तो आपने ये चीज़ नहीं आना, दिल में ये बिठाओ कि आपकी तैयारी जो है वो आपकी तैयारी से बढ़कर किसी की तैयारी नहीं है। लोगों के मेकअप से, लोगों की ड्रेसिंग से, लोगों की गाड़ी के स्टाइल में उतरते हुए आपने उनको देखकर जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। अगर इस टाइप की लॉजिक को दिमाग में आपने बिठा लिया ना, यकीन माना आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ मेन बात, डू नॉट जज द पीपल बाय देयर फेसेस, उनके चेहरों से जो है वो फेसेस से जो है वो आपने जज नहीं करना। देयर एटीट्यूड, जिस अंदाज से स्टाइल से चल कर आ रहे हैं, या बाज़ वक़्त लड़के जो होते हैं वो कहते हैं लड़कियाँ तो बहुत पढ़ती हैं, तो ये आपने नहीं रखना। दिल में बिठाओ कि आई एम द बेस्ट, और मैं अपना बेस्ट जो है वो दे के बताऊँगा। जो जितना भी फैशन करके आया, जितना भी मेकअप करके आया, आपने उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो है वो एटीट्यूड कुछ इस तरह होना चाहिए, यू कैन डू इट। जैसे इस बच्चे के चेहरे पे अगर देखें तो एक पिक है जिसमें एक जज्बा दिखाई दे रहा है कि आज तो सबकी ऐसी की तैसी, हज़ारों बच्चों को जो है वो आज हराने का दिन है, और आज जो है वो टेस्ट के बाद जो है एक जश्न बनाने जा रहा हूँ। मतलब आपका एटीट्यूड जो है वो कुछ इस तरह होना चाहिए। अब एक अहम टिप मैं आपको जो बताता चलूँ, डू नॉट स्टडी टू मच न्यू थिंग्स दैट यू विल नॉट रिटेन, स्टडी द लिमिटेड थिंग्स। अब यहाँ जो है बात वक्त क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम के आखिर डेज में इतना कुछ पढ़ लेते हैं, भाई पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, ये मतलब हर जगह पे हाथ पैर मारते हैं, और एट द एंड क्या होता है, विल नॉट रिटेन। आप ये चीज़ें नहीं रख सकते। आपके दिमाग की जो मेमोरी है वो क्या है, एक लिमिटेड है। और आखिर में आपका हाल कुछ इसी तरीके से होगा जो पिक्चर में आपके सामने जो स्क्रीन पर एक आदमी नज़र आ रहा है जिसके सामने बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। हालांकि इसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन एंड में क्या हो रहा है, एग्ज़ाम के एंड में उसके साथ यही हो रहा है कि वो अपने बाल पकड़ कर खींच रहा है, क्योंकि इसने जो कुछ पढ़ा था इसमें बहुत सारी चीज़ें वो क्या हो चुका है, भूल चुका है। तो या अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, स्टडी द लिमिटेड थिंग्स। आपने लिमिटेड चीज़ों को जो है वो क्या करना है, लिमिटेड चीज़ों को आपने जो है वो स्टडी करनी है जो आप याद रख सको। ज़्यादा कुछ आपने जो नहीं करना। आप इतना कुछ जो वो हर तरह की बोर्ड की बुक्स और इनके पे जो हाथ पैर मारता है ना, यकीन मानो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो आपने इतना पढ़ना है जिसको आप अच्छे से रिटेन रख सको। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आप रिटेन ना रख सकें तो उन चीज़ों पर उतना आपने जो है वो अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना। डू नॉट स्टडी बिफोर फ्यू आवर्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। यू आर जज बाय योर एप्टीट्यूड टैलेंट, नॉट बाय योर मेमोराइजेशन इन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखो मेन बात, डू नॉट स्टडी बिफोर फ्यू आवर्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। बाई एंट्री टेस्ट फॉर एग्जाम्पल सुबह 9 बजे है तो बच्चा जो है वो क्या करता है, 8:30 बजे भी क्या कर रहा है, या उससे 1 घंटे पहले भी बुक लेकर जो है वो क्या कर रहा है, रट्टा मार रहा है। अब उससे क्या होगा, आपका इतना हेडेक होना शुरू हो जाएगा, इतना सरदर्द हो जाएगा, आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा। आपको जो टिप्स एंड टेक्निक बताई गई होंगी उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो याद रखना, आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं, बैट्समैन जो होते हैं, वो अक्सर जो प्रैक्टिस करते हैं वो एक दिन पहले करते हैं। जिस दिन मैच होता है उस दिन अच्छे से नींद करते हैं, बिल्कुल फ्रेश तरीके से आते हैं। तो आपने अपने दिमाग पर एप्टीट्यूड टेस्ट से कुछ घंटे पहले अपने दिमाग पर बिल्कुल जोर नहीं डालना। आपने बिल्कुल अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। और क्यों, यू आर जज बाय योर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है टैलेंट। आप अपने टैलेंट से जज कर
आपको किया जाएगा नॉट बाय योर मेमोराइजेशन इन एप्टीट्यूड टेस्ट। मेमोरी नहीं है, रट्टा नहीं है यहाँ, क्योंकि आपके सामने हर सवाल जो आ गया उसके पास जो है वो 4 या 5 ऑप्शन आपके सामने, और उन 4 या 5 ऑप्शन में से आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए रट्टा नहीं चाहिए होगा, वहाँ आपका दिमाग का फ्रेश होना, आपके दिमाग की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसी परफॉर्मेंस की बेस पर आप क्या कर सकेंगे, अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से कुछ घंटे पहले आपने जो है वो स्टडी नहीं करनी। Revise all your class lecture, revise the tips and technique of solving MCQ which was discussed in the class। अब आप अगर ऑनलाइन हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं तो आपने क्या करना है, एट द एंड आपने मेन टॉपिक्स के जो है वो क्या करने हैं, लेक्चर्स। अब ज़रूरी नहीं है कि लेक्चर्स की वीडियो आप देखें, आपने क्या करना है, आपने जो लेक्चर्स नोट करते वक्त अपनी कॉपी में जो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना वो आपने रिवाइज करने हैं। रिवाइज द टिप्स एंड टेक्निक ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त जो आपको मेन टिप्स एंड टेक्निक जो बताई गई होगी उसको आपने रिवाइज करना है, विच वॉज डिस्कस इन द क्लास के दौरान जो है, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान या फिजिकल क्लासेस में आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ अगर कोई टिप्स एंड टेक्निक बताई गई है तो उन मेन बातों को आपने क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना, नहीं भूलना। वरना क्या होगा, टेस्ट देने के बाद अरे यार सर ने तो मुझे ये बात बताई थी, हाँ यार ये सवाल तो क्लास में डिस्कस हुआ था, फिर भी मुझसे क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर क्या फ़ायदा आपकी तैयारी करने का। तो यहाँ यही हुआ कि मेन बातें जो आपके सीनियर्स ने, आपके टीचर्स ने जो आपको बताई हैं उन सारी बातों को अच्छे से आपने क्या करना है, रिकॉल करना है। अब बात आती है एजुकेटेड गेस। सवालात जो हैं भाई, एमसीक्यू जो है ना, बाज़ औक़ात जो कहते हैं ना ऑड वन आउट, हम कहते हैं कि एक सवाल अगर मैं आपको दे दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट, मिसाल बहुत आसान सवाल से देता हूं कि भाई फोर्स की यूनिट क्या है, तो आपको मालूम होगा कि भाई फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है। लेकिन बाज़ औक़ात ये वो किसी को मिसाल के तौर पर अगर न्यूटन नहीं पता, लेकिन उसको बकिया जो 3 ऑप्शन हैं उनको पता है कि ये फोर्स की यूनिट नहीं हो सकती। एक जूल का ऑप्शन था, एक वॉट का ऑप्शन था, एक जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ऑप्शन था। अब स्टूडेंट को पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर की यूनिट है, जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट है, वॉट जो है वो पावर की यूनिट है। अब जो चौथा ऑप्शन है इसे नहीं पता कि ये न्यूटन किसकी यूनिट है, लेकिन फिर भी वो क्या कर लेगा, वो मार्क करेगा। तो आपको जो सवालात नहीं आते उस पर जो है वो ब्लाइंडली नहीं जाना, आपने जो है वो क्या करना है, एजुकेटेड तौर पर जो है वो क्या करना है, उस सवाल को पढ़ना है, और उस सवाल में जो ऑप्शन उस एमसीक्यू का आंसर नहीं हो सकते, जो आंसर नहीं हो सकते उनको क्रॉस कर दो, साइड पे छोटा सा क्रॉस करो, ये आंसर नहीं हो सकता। और जो आखिर में बच जाता है वो क्या है, उसका आंसर है। तो इस तरह से जो है वो आपने एजुकेटेड गेस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। हर स्टूडेंट का एजुकेटेड गेस लगाने का तरीका कार जो होता है वो अलग होता है। तो इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो एजुकेटेड गेस पर भी हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अब इसी तरीके से एक यहाँ मैंने तस्वीर में बताया, ब्लाइंड गैस आपने नहीं लगाना। ब्लाइंड गैस जो है वो हर 10 में से एक जाता है। ब्लाइंड गैस में गलती के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एजुकेटेड गैस में बहुत से ऐसे सवालात होंगे जो 50-50 तक पहुंच जाओगे। 2 ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन जो है वो आपके जो है वो हट जाएंगे, और बकिया जो 2 ऑप्शन रह जाएंगे ना, आपको अब अंदाज़ा हो जाएगा या तो ए आंसर है या सी आंसर है। और ए आंसर है या सी आंसर में से कितना प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी 50% की हो गई। तो सेम यहाँ यही बात है, आपने ब्लाइंड गैस नहीं लगाना, आपने क्या करना है, एजुकेटेड गैस जो है वो क्या करना है, अप्लाई करना है। एट दी एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन, और उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।